हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद रीना। जैसे कि आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आप लोग अपने आप को एक शाबाशी जरूर दीजिए। क्यों? क्योंकि आप लोग ये टाइम पे कुछ भी कर सकते थे। आप लोग अपने गेम्स खेल सकते थे, पबजी खेल सकते थे, टिकटॉक देख सकते थे, टीवी देख सकते थे, मूवीज देख सकते थे, बट आप लोग वो नहीं कर रहे हैं। आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं। इससे पता चलता है कि आप लोग कुछ सीखना चाहते हैं। इससे पता चलता है कि आप लोग अपनी स्टडीज के लिए बहुत ज्यादा सीरियस है। सबसे पहले अपना हाथ उठाइए और अपने आप को एक टैप कीजिए, शाबाशी दीजिए ये यस यू आर वेरी सीरियस फॉर योर स्टडीज। एक्चुअली मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं आप लोग के लिए एसपी के वीडियोस डालूं, बट ड्यू टू सम और द अदर रीजन नहीं हो पा रहा था। बट आज से मैंने सोचा मैं आप लोग के लिए डेली एसपी के वीडियोस डालूंगी, जैसे कि आप लोग वो वीडियोस देख के अपना एसपी का सब्जेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इतनी एसपी के लिए। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है ना, एसपी बच्चों को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट जाता है एज कम्पेयर टू ओसी। क्योंकि ओसी में आप लोग अपना बना के लिख सकते हैं, बहुत कुछ अपना बना के लिख सकते हैं, बट एसपी में ऐसा नहीं है। एसपी में आप लोग अपना नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि इसमें रूल्स है, रेगुलेशंस है, प्रोविजंस है, सेक्शंस है, तो वो सब आपको याद करने पड़ेंगे। बट ट्रस्ट मी, अगर आप इस सब्जेक्ट को समझेंगे, अच्छे से एक एक पॉइंट को समझेंगे, जिस तरह से मैं आपको समझाऊंगी, आपको एसपी से प्यार हो जाएगा। क्योंकि मुझे पता है एसपी में बच्चों को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि मैं जब 12th में थी मुझे भी एसपी नहीं पसंद था। लिटरली मैं घर पे आके रोती थी कि एसपी क्यों बनाया गया है, किसने बनाया है, क्या जरूरत है, क्यों पढ़ना है अपने को। बट मेरे को तभी ये नहीं मालूम था मैं एसपी की लेक्चर्स दूंगी। तो आप ये मत सोचिए कि आपको कोई भी सब्जेक्ट काम नहीं आएगा या आप वो सब्जेक्ट को छोड़ सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट को कुछ सोच समझ के ही रखा गया है, ताकि आप लोग फ्यूचर के लिए डिसाइड कर सके कि आपको कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है और उस हिसाब से आप लोग डिसीजन ले सके। और एसपी को जिस तरह से मैं समझाऊंगी आप लोग के लिए एसपी बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, ट्रस्ट मी। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो 12th के एसपी सब्जेक्ट में हम लोग को बताया गया है कि कंपनी सेक्रेटरी के क्या काम है। जैसे कि हम लोग को 11th में बताया गया था, बस वही है, सिर्फ थोड़ा डिटेल में, कि कंपनी सेक्रेटरी का क्या रोल है। चाहे वो कैपिटल फॉर्मेशन में हो, चाहे वो लेटर राइटिंग में हो, चाहे वो डील करना हो मेंबर्स के साथ, शेयर होल्डर्स के साथ, स्टॉक होल्डर के साथ, डिबेंचर होल्डर्स के साथ, वही सब जो हमने 11th में सीखा था वही सब है, सिर्फ थोड़ा डिटेल में है। कंपनी सेक्रेटरी को समझने से पहले हम लोग को पहले ये समझना पड़ेगा कि कंपनी क्या होता है। तो चलिए हम लोग पहले सीखते हैं कि कंपनी क्या होता है। मैं इस वीडियो में आपको कंपनी को एकदम सिंपल से लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगी। मैं इस वीडियो में मैं बुक का एक भी टर्म यूज नहीं करूंगी, एकदम सिंपल लैंग्वेज में यूज करूंगी, जैसे कि अगर आपके पेरेंट्स भी ये वीडियो देखेंगे ना तो भी वो भी समझ जाएंगे कि कंपनी क्या होती है। मैं नेक्स्ट वीडियो में बुक के टर्म्स के अकॉर्डिंग भी आपको बताऊंगी कि कंपनी को कंपनीज एक्ट में कैसे डिफाइन किया गया है। बट अभी पहले आपको ये समझना होगा कि सिंपल लैंग्वेज में कंपनी को कैसे समझना। सिंपल लैंग्वेज में कंपनी क्या है, ठीक है। तो हम लोग फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक बिजनेस है और मेरे बिजनेस को मुझे एक्सपांड करना है। एक्सपांड करना है मतलब क्या? एक्सपांड करना है मतलब इंक्रीज करना है। ये तो हर कोई बोल देता है इंक्रीज करना है, बट इंक्रीज करना मतलब क्या? इंक्रीज करने के, एक्सपांड करने के कुछ लेवल्स होते हैं। एक्सपांड करने के 4 लेवल्स होते हैं। अब फर्स्ट लेवल क्या होता है? फर्स्ट लेवल होता है कि लोकल लेवल। लोकल लेवल मतलब मैं जहां पे रहती हूँ उसके आजू बाजू में मैं अपना बिजनेस करती हूँ, दैट इज कॉल्ड एज लोकल लेवल। अब मुझे एक्सपांड करना है मतलब मेरे बिजनेस को मुझे रीजनल लेवल पे लेके जाना है। रीजनल लेवल क्या? रीजनल लेवल मतलब मुझे मेरे बिजनेस को हर एक डिस्ट्रिक्ट में लेके जाना है, दैट इज कॉल्ड एज रीजनल लेवल। थर्ड है मेरा नेशनल लेवल। नेशनल लेवल मतलब मुझे मेरे बिजनेस को कंट्री लेवल पे लेके जाना है। कंट्री लेवल पे मतलब मेरे हर एक स्टेट में मेरा बिजनेस हो। फोर्थ है इंटरनेशनल लेवल। इंटरनेशनल लेवल मतलब मेरा बिजनेस फॉरेन में हो। अभी मुझे मेरे बिजनेस को एक्सपांड करना है, से आप समझ गए क्या? एक्सपांड करना है मतलब हो सकता है लोकल से रीजनल, रीजनल से नेशनल, नेशनल से इंटरनेशनल, यानी कि हर एक लेवल मेरी बढ़ती जा रही है। ओके, अब मुझे मेरे बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए पैसा चाहिए। अब पैसा मेरे को चाहिए 1 करोड़। अब 1 करोड़ कहां से आएगा? तो सबसे पहले मैंने क्या किया? सबसे पहले मैंने मेरी सेविंग्स निकाली। मेरी सेविंग्स फॉर एग्जाम्पल निकली 15 लाख, ठीक है। अब 15 लाख तो हो गए, अब 15 लाख तो हो गए, बट उसके बाद मुझे और चाहिए। फिर मैंने सोचा मैं अपने फ्रेंड्स से जाके मांगती हूँ। अब मैंने अपने फ्रेंड्स से जब जाके पैसे मांगे, उन किसी ने दिया, किसी ने नहीं दिया, ऐसे करके मेरे पास 10 लाख और आ गए, मतलब मेरे पास 25 लाख आ गए। बट अभी भी मेरे पास 75 लाख कम है। अब वो 75 लाख कहां से आएंगे? अब मैं अभी 75 लाख नहीं है, इसका ये थोड़ी मैं अपना बिजनेस का एक्सपांड करने का सपना छोड़ दूंगी। आप लोग भी ये बात याद रखिएगा हमेशा, पैसों की वजह से आप अपना कभी भी सपना नहीं छोड़िएगा। पैसे आ जाएंगे, नहीं तो भी कोई और सॉल्यूशन निकल जाएगा। जब भी आप लोग को पैसों की वजह से, आप किसी भी एक प्रॉब्लम की वजह से कहीं पे आप अटक रहे हो,
तो थोड़ा सा शांत हो जाइए और सॉल्यूशन ढूंढिए, क्योंकि जब भी हम लोग प्रॉब्लम में होते हैं ना, हम लोग को दूसरे सॉल्यूशन दिखाई नहीं देते हैं। तो अभी हमको क्या करना है, हम लोग को सॉल्यूशन देखने हैं। हर एक प्रॉब्लम के 100 से ज्यादा सॉल्यूशन होते हैं, सिर्फ सोचना है, सिर्फ अलग से एक सॉल्यूशन निकालना है। चलो कमिंग बैक टू द टॉपिक, मुझे 75 lakhs और चाहिए। अब 75 lakhs और चाहिए तो ये पैसे कहां से आएंगे? अब मैंने सोचा मैं बैंक से जाके लोन लेती हूँ, बट बैंक सिक्योरिटी मांगती है, बिना सिक्योरिटी तो मुझे लोन मिलेगा नहीं। तो अब सिक्योरिटी के लिए मेरे पास है नहीं कुछ। चलो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सिक्योरिटी के लिए कुछ होता भी, मैंने बैंक को सिक्योरिटी दे भी दी, बैंक ने मुझे लोन दे भी दिया 75 lakhs का, बट मुझे बैंक को इंटरेस्ट पे करना है एवरी मंथ या फिर टाइम टू टाइम मुझे बैंक को इंटरेस्ट पे करना है। बट मैं बिजनेस कर रही हूँ तो बिजनेस में रिस्क तो होता ही है। रिस्क मतलब मेरा लॉस भी हो सकता है। अब जिस टाइम पे मैं लॉस कर रही हूँ, मैं वहां पे उस टाइम पे कैसे इंटरेस्ट पे कर सकती हूँ? पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मुझे और कुछ सोल्यूशन चाहिए, क्योंकि जैसे मेरे को ऐसा पैसा चाहिए जो मेरे लिए कॉस्टली भी ना हो और मेरे पास पैसा भी आ जाए। अब इसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं पब्लिक से जाके पैसा मांगूंगी। मैं पब्लिक को जाके बोलूंगी मुझे पैसा दो, तो पब्लिक मुझे 75 lakhs दे देगी क्या? नहीं देगी, क्योंकि वो लोग मुझे जानते नहीं है, वो लोग मुझे पहचानते नहीं है, मेरे पास कोई गारंटी नहीं है। तो अब क्या होगा? अब मैंने क्या सोचा कि जैसे हम लोग एक रोटी को एक साथ नहीं खा सकते, तो वैसे ही किसी से भी हम लोग 75 lakhs एक साथ नहीं निकलवा सकते। तो अब रोटी को खाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको छोटे 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 टुकड़ों में डिवाइड करते हैं, छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं। वैसे ही यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं 75 lakhs को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करती हूँ। अब छोटे छोटे हिस्सों में जब डिवाइड करूंगी तो लोग मुझे पैसा दे देंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने 75 lakhs को छोटे छोटे हिस्से किए, और सबसे छोटा हिस्सा था 10 रुपए का और 100 रुपए का। जैसे ही मैंने लोगों को बोला आप मेरे कंपनी में आइए, आप लोग मेरे कंपनी में पैसा दीजिए, आप लोग मेरे कंपनी का हिस्सा बनिए, और इस छोटे हिस्से को 10 रुपए को 100 रुपए को हम लोग बोलते हैं शेयर, और 10 और 100 रुपए और शेयर की प्राइस है। ठीक है, तो अब कुछ लोगों ने दे भी दिया, बट कुछ लोगों ने बोला हम क्यों दे पैसे, हमें नहीं देने पैसे, हमारा क्या फायदा, यही पैसा हम लोग बैंक में रखे, बैंक मुझे इंटरेस्ट देगी, आप क्या दोगे? मैंने बोला जब मेरे बिजनेस में प्रॉफिट होगा मैं प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा आपको दे दूंगी। ठीक है, तो उस प्रॉफिट में से जो हिस्सा हम उनको देते हैं उसे हम कहते हैं डिविडेंड। ठीक है, तो यानी कि जिसने मेरे शेयर्स परचेज किए उसको हम कहेंगे शेयर होल्डर, और शेयर होल्डर को मिलता है डिविडेंड इन रिटर्न जो उसने हमारे पास इन्वेस्टमेंट किया है। ये हो गया। तो कुछ लोग और रेडी हो गए पैसे देने के लिए, बट अभी भी कुछ लोग थे कि हमें डिविडेंड क्या करना, आप कोई गलत डिसीजन ले लो तो पैसा तो हमारा डूबेगा। मैंने बोला हाँ ये बात भी सही है आपका, तो हम लोग एक काम करते हैं, मैंने उनको एक और सजेशन दिया कि आप भी लोग मेरे कंपनी का डिसीजन लीजिए। क्यों? क्योंकि पैसा आपका है, पैसा आपका है तो मालिक आपके हैं, मालिक है तो मालिक आप है तो डिसीजन आपका चलेगा। ठीक है, तो डिसीजन चलेगा उनका, बट इतने सारे शेयर होल्डर्स डिसीजन लेंगे कैसे? कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ, जितने लोग उतने दिमाग। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग शेयर होल्डर्स को एक साथ बुलाते हैं और वोटिंग करते हैं। वोटिंग में जो सबसे ज्यादा वोट्स आए वही डिसीजन हम लोग लेते हैं। तो ऐसे करके बहुत सारे लोगों ने मुझे पैसा दे दिया और मेरे 75 lakhs भी कलेक्ट हो गए। ठीक है, इससे कहते हैं कंपनी। कंपनी कैसे बनती है? शेयर्स और शेयर होल्डर्स से कंपनी बनती है, इसे हम कहते हैं कंपनी। और एक बात याद रखिएगा, आप लोग जितना अपने सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नॉलेज लिखेंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स लिखेंगे, उतना आपको इंटरेस्टिंग लगेगा सब्जेक्ट, उतना आपका पेपर में वेटेज मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग प्रैक्टिकली क्या इंक्लूड कर सकते हैं, आप लोग सोच रहे होंगे। तो प्रैक्टिकली इंक्लूड करने के लिए मैं आपको दो चीजें बता रही हूँ, जिससे आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और जिससे आपके मार्क्स भी बढ़ेंगे। सबसे पहली चीज, जो वर्ल्ड में सबसे पहली कंपनी थी जिसने पब्लिक से पैसा लेना चालू किया था, वो थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने पब्लिक से पैसा लेना चालू किया था 1602 में। ठीक है, इंटरेस्टिंग। सेकेंड चीज, हमारे इंडिया में जो सबसे पहली कंपनी थी जिसने पब्लिक से पैसा लिया था वो थी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसने पब्लिक से पैसा लिया था 1977 में। अभी जैसे ही आप लोग ये प्रैक्टिकल नॉलेज लिखेंगे तो टीचर भी इंप्रेस हो जाएगी, एग्जामिनर भी इंप्रेस हो जाएगी, और आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ेगी, प्लस आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। तो ऐसे करके हम लोग इस सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाएंगे। सो आगे की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा हर एक स्टूडेंट के साथ जो 12th में जाने वाला है। All the very best. Stay tuned for more videos.